our YouTube channel. I am your biology mentor निधि. So आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर. आज मैं इसका लेक्चर 2 लेके आई हूँ. अगर आपने अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखा है तो फटाफट से जाके लेक्चर 1 देख लीजिए. उस लेक्चर में मैंने आपको एक चैप्टर का पूरा ओवरव्यू दिया है कि सेल किसने डिस्कवर किया, ठीक है, लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था और हमारा न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, ठीक है. उसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात की थी. यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और जो है हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल की डिटेल्स कर ली थी. अब इस लेक्चर में हम लोग आज न्यूक्लियस से स्टार्ट करने वाले हैं. सो बेसिकली आज जो है मैं आपको पूरा का पूरा न्यूक्लियस पढ़ाऊंगी. सो न्यूक्लियस स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि हम न्यूक्लियस को जो है ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है. ब्रेन ऑफ द सेल. अब देखो जो न्यूक्लियस है ना, इस बेसिस पे हम लोग एनिमल्स को, ठीक है, फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं. एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक, ठीक है. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस की. देखो न्यूक्लियस जो है ये बहुत सारी चीजें स्टोर करता है. तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज जो हमारा न्यूक्लियस स्टोर करता है वो होता है हमारा जेनेटिक मटीरियल. इट स्टोर जेनेटिक मटीरियल. अब जेनेटिक मटेरियल दो टाइप का होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे. तो जेनेटिक मटेरियल जो है ये हमारा दो टाइप का होता है. एक होता है डीएनए, सबने सुना होगा, और दूसरा होता है आरएनए, ये भी सबने सुना होगा. क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो है हमारा इनकी फुल फॉर्म्स, ठीक है. 1 मार्कर्स में फुल फॉर्म आएगी, बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म आना. सो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. और हमारे आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड. ओके. अब देखो जो हमारा डीएनए होता है और आरएनए होता है इसमें ना कुछ डिफरेंस होते हैं. सबसे पहले हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं. सबसे पहले जो हमारा डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और हमारा आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड है. अब देखो आपके पास दो वर्ड्स हैं, ठीक है. डबल का आप सबको पता है और सिंगल का मतलब भी सबको पता है. बट ये स्ट्रैंड का क्या मतलब है? स्ट्रैंड का मतलब बेसिकली है स्ट्रिंग. तो हमारा जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड है, यानी कि उसके अंदर दो स्ट्रिंग होती है. और हमारा जो आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड है. समझ गए? ये बेसिक डिफरेंस होता है, आपको बस इतना ही पता होना चाहिए. अब जो हमारे जेनेटिक मटेरियल है बेसिकली ये क्या करता है, ठीक है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है ये कैरी आउट करता है हेरिडिटरी मटेरियल. हेरिडिटरी देखो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है. आपको क्वेश्चन एग्जामिनर का क्या काम होता है? आपको पजल आउट करना, क्वेश्चंस आपसे ना बने ये करना, ठीक है. तो अगर जो है आपका क्वेश्चन चेंज हो जाए, जेनेटिक मटेरियल कहीं क्वेश्चन पे ना ही लिखा हो और आपको एक अलग सा नाम दिख जाए जो है हमारा हेरिडिटी मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल और हेरिडिटी मटेरियल दोनों सेम ही होता है. ओके. अब इसे हम हेरिडिटी क्या बोलते हैं? देखो जो जेनेटिक मटेरियल है ना ये हमारे जीन्स कैरी करता है. यहाँ लिखते हैं, हाँ देखो जेनेटिक मटेरियल कैरीज जीन्स. और ये जीन्स क्या है? यही जीन्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक ऑर्गेनिजम्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स की, यानी कि जितने भी हमारे जो सेल्स होते हैं वो इन्हीं जीन्स के बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं कि कैसा सेल बनेगा, ठीक है, कैसा ह्यूमन बनने वाला है, कैसा ऑर्गेनिज्म बनेगा. तो ये बेसिक डिटेल्स है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, आपके जेनेटिक मटेरियल के बारे में. जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो है न्यूक्लियस के बारे में याद रखना है वो है हमारा कि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस के बेसिस पे पहले हम लोग दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं. आई होप आप लोगों ने जो है ये लिख लिया होगा जेनेटिक मटेरियल वाला. आई एम इरेजिंग इट.
जो हमारा न्यूक्लियस है वो हमारे ऑर्गेनिज्म को दो बेसिस पे डिवाइड करता है। पहले होते हैं हमारे यूकैरियोटिक्स, और दूसरे होता है हमारे प्रोकैरियोटिक। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया था, और आई होप आप लोगों को याद होगा कि जो हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यू का मतलब होता है न्यू एंड कैरियोटिक का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स, प्रो का मतलब होता है ओल्ड, और क्या बोल सकते हैं आप इसे, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारे यूकैरियोटिक्स हैं वो न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक्स जो है वो प्रिमिटिव और ओल्ड टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जिन ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक सेल होते हैं तो वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है उन्हें, और जिन सेल में प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन्हें हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। समझ में आ गई बात। अभी तो हमने क्लासिफिकेशन किया है, ये न्यूक्लियस के बेसिस पे किया है, तो क्या ऐसा चीज थी, ठीक है। तो देखो, जो हमारे न्यूक्लियस, अगर हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस की बात करें तो उनका जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। न्यूक्लियस इज मेम्ब्रेन बाउंड। और यहाँ पे अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इनका जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, न्यूक्लियस इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। अब इसका क्या मतलब, अगर देखो आपके पास अगर एक कुछ चीज है, अगर उसके आप चारों तरफ जो है एक बाउंड्री कर देते हो, या फिर आप उसे किसी एक बैग में रख देते हो, तो वो क्या हो गया, वो जितना भी मटेरियल है वो एक साइड पे स्टोर हो गया है, ठीक है। जबकि अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो अगर इनके पास न्यूक्लियस पे कोई बाउंड्री ही नहीं है, ठीक है, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हो जाएगा, ठीक है। ओके, बट अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक का जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म स्प्रेड होगा। जेनेटिक मटेरियल ओके। अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें हमारा न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है, इस मेम्ब्रेन बाउंड। अब जो ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है ये डबल होती है, मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, डबल लेयर्स में जो है डबल लेयर, और इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। ओके, न्यूक्लियर एनवलप यहाँ पे एब्सेंट होता है, देखो इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, और यहाँ पे आप डायरेक्टली एक चीज और लिख सकते हो, न्यूक्लियर एनवलप इज एब्सेंट। ओके, ये सारी चीज थी आपके इसके बारे में, ठीक है। अब देखो जो डीएनए है वो हमारा डबल स्टैंडर्ड था, मैंने बता दिया। अब यहाँ पे ना यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी दो टाइप के जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होंगे, आपका डीएनए भी प्रेजेंट होगा और आपका आरएनए भी प्रेजेंट होगा, सेम प्रोकैरियोटिक्स में भी ऐसा ही है। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो हमारा डीएनए है, मैंने अभी आपको बताया था कि डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो जो डीएनए वो डबल स्टैंडर्ड तो होगा ही होगा, साथ में ना वो उसकी पोजीशन भी डिपेंड करता है। तो जितने भी हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें हमारा जो डीएनए है वो सर्कुलर होता है। सर्कुलर डीएनए से मतलब है
एंड पॉइंट्स जो है वो जॉइंट हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग हमारे यूकैरियोटिक्स के डीएनए की बात करें तो जो यूकैरियोटिक का डीएनए होता है वो हमारा लीनियर होता है। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो डीएनए है वो चाहे कैसा भी हो बट वो कभी भी उसके तो एंड पॉइंट्स नहीं मीट होते, ठीक है। आगे आपको बात समझ में। अब एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो है इसके एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स मैं ना यहाँ लिख देती हूँ। ओके, प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल और यूकैरियोटिक के एग्जांपल्स में आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपके दिमाग में, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक। प्रोकैरियोटिक में आपको याद रखने हैं बैक्टीरिया। ओके, ये था आपका न्यूक्लियस की डिटेल्स, मैंने आपको बता दिया है। अब जो हम लोग नेक्स्ट चीज करने वाले हैं वो है हमारा साइटोप्लाज्म। ओके, तो फटाफट से नोट कर लो। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म बेसिकली एक फ्लूइड कंटेंट होता है जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज द फ्लूइड कंटेंट present inside the cytoplasm, sorry, plasma membrane. ओके स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ में आ गई। ये जो बेसिकली साइटोप्लाज्म है ये आपका एक फ्लूइड कंटेंट है, यानी कि कुछ लिक्विड टाइप्स कंटेंट है जो कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द सेल। इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द सेल। ऐसा कोई भी स्पेस नहीं होगा जहां पे हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट ना हो। ओके, अब जो हमारा इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज, यानी कि जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज होती है चाहे वो आपका न्यूक्लियस ही क्यों ना हो, सिवाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के, साइटोप्लाज्म के अंदर हर एक ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? इट कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज। इट कंटेन्स मैनी specialized organelles. सेल ऑर्गेनेलीज। ये सेल ऑर्गेनेलीज क्या होता है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? सेल ऑर्गेनेलीज जो मैं बोल रही हूँ ये है क्या एक्चुअली में? जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, लंग्स, हार्ट, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ऐसे ही जो हमारा सेल है उसके पास भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे मैम सेल तो बहुत छोटा सा होता है, तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सेल है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब सेल एक अकेला भी एग्जिस्ट कर सकता है एज आर लाइफ। तो उसके अंदर सारी की सारी चीजें होनी चाहिए ना, उसके पास सारी चीज होनी चाहिए, उसके पास एनर्जी बनाने वाला सोर्स भी होना चाहिए, ठीक है, उसके पास जेनेटिक मटेरियल भी होना चाहिए, उसके पास प्रोटीन भी बनाने वाले सारे के सारे सोर्स होने चाहिए। देखो अभी सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती है? ये सारी की सारी परफॉर्म कराएंगे हमारा बेसिक फंक्शंस व्हिच परफॉर्म्स all the activities required for life। सेल हमारा रेस्पायर भी करता है, सेल हमारा फूड इंटेक भी करता है, जितने भी सारे के सारे प्रोसेस एक सेल कर सकता है। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्या क्या सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। सबसे पहले स्पेस आ जाएगा, आई थिंक आ जाना चाहिए। लेट मी चेंज द मार्कर। सबसे पहली सेल ऑर्गेनेली जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
चीज याद रखना, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कंटेंट्स ऑफ सेल। तो कंटेंट्स ऑफ सेल में हमारा साइटोप्लाज्म भी आएगा, ठीक है। कंटेंट ऑफ सेल में हमारा साइटोप्लाज्म आएगा, न्यूक्लियस आएगा, सेल वॉल आएगा, सेल मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें आती है। बट सेल ऑर्गेनेलीज में आप जो है हमारा सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सारी चीजों को इंक्लूड नहीं करोगे। ओके, सेकेंड इज गोल्गी बॉडी। अब बहुत बार ऐसा हो सकता है आपको गोल्गी बॉडी ना देखकर आपको गोल्गी एपरेचर दे दिया जाए, तो ये दोनों सेम है, ठीक है। हमारे साइंटिस्ट थे गोल्गी, उन्होंने डिस्कवर किया था। तीसरा जो आपको याद रखना है वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, फोर्थ इज योर प्लास्टिड। फिफ्थ इज योर वैक्यूल। ओके, और भी बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, ओके, और कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज होगी आपके सिलेबस में, राइबोसोम्स। ओके, लाइसोसोम्स, वो जो आपका राइबोसोम है ना, इसे आप लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही डिस्कस कर लोगे। तो ये स्पेसिफिक आपका कोई ऐसा टॉपिक नहीं आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। अब एक का आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बाकी बचे हुए जितने भी हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नहीं तो जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, और ज्यादा देर तक पढ़ाई तो आप लोगों से भी नहीं होती है ना, तो रिलीज कर दें। क्या डिस्कस करना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, ठीक है। सो एंडोप्लाज्मिक, इसे हम शॉर्ट में ईआर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ईआर। सो ईआर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। अब जो हमारा डबल बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल है, देखो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो, कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, कुछ ऐसा सीन होता है इसका, ठीक है। दो लेयर्स होती हैं, एक पहली लेयर आउटर लेयर, दूसरी होती है इनर लेयर, कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर को ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। और देखो, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है, एसईआर, और दूसरा क्या होता है, आरईआर। अब आप सोच लो कि मैम ईआर की तो फुल फॉर्म पता है, बट ये एस क्या लिख दिया आपने, तो पहला होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो हमारा आरईआर होता है वो होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब देखो, जो ये हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ना कुछ ऐसा, इन दोनों के बीच में क्या होता है, जो हमारा एसईआर होता है वो हमारे लिपिड से बनता है, ठीक है। लिपिड प्रेजेंट होता है इसकी सरफेस पे, प्लस इसके पास राइबोसोम्स नहीं होते, इट लैक राइबोसोम्स। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इट हैव राइबोसोम्स। तो जैसे ही हमारे एसईआर के सरफेस पे एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे कोई भी जो है हमारा राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसी की वजह से जो इसका सरफेस है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है।
देखो ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ दिख रहा होगा आपको, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। बट अगर हम आरईआर की बात करें ना, तो जो इसकी सरफेस है ना, इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे छोटे छोटे से जो है हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं हर जगह पे, जिससे इसका जो सरफेस है वो रफ हो जाता है। ठीक है, यही एक डिफरेंस होता है हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उन दोनों के बीच में। ठीक है, अब देखो जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके पास राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प ले करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस, तो फटाफट इरेज कर ले देते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या कर रहे हैं फंक्शंस, याद होने चाहिए आपको हर एक सेल ऑर्गेनेली के फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये हमारा जो है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कराता है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मैम बहुत डिफिकल्ट से टर्म बोल दी, कोई बात नहीं, पहले लिख तो लो क्या कराता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। अभी मेम्ब्रेन, देखो मेम्ब्रेन का मतलब आपको समझ में आ गया, मेम्ब्रेन का क्या मतलब होता है, ठीक है, आउटर कवरिंग। बायोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? बायोजेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस। यानी कि जो एक मेम्ब्रेन को बनने के लिए जितने भी कंपाउंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जितना भी कंटेंट चाहिए होता है, वो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सप्लाई कराता है। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो है नेटवर्क्स में प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमें एक चैनल के रूप में प्रोवाइड कर, देखो ये पहली बात तो नेटवर्क्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो नेटवर्क है ये क्या करेंगे, ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन चैनल बनाएंगे, ताकि हमारा जितना भी मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट हो सके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल के अंदर। इट फॉर्म्स ट्रांसपोर्टेशन चैनल। थस सप्लाई contents throughout the cell। ठीक है, दो फंक्शंस आपको पता चल गया। अब जो थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये हमारे साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह पे एक्ट करते हैं। जैसे आपके पास ये एक ऐसा फ्रेम प्रोवाइड कराएगा जहां पे आप डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करा सकते हो। सो ई आर ऑल्सो फंक्शंस एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। अब जो ये फ्रेमवर्क क्यों करा रहा है, ताकि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को सरफेस मिल सके, टू प्रोवाइड surface for different biological activities। ओके, तो एक लास्ट फंक्शन जो आपको याद रखने, देखो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके अंदर जो लिवर होता है ना, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो बेसिकली क्या करता है, डिटॉक्सिफाइंग में हेल्प करता है। जितने भी पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, ड्रग्स होते हैं, अल्कोहल होता है, ठीक है, तो वो हमारे लिवर में ना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे वो जितना भी हमारा डिटॉक्स है, यानी कि जितना भी अल्कोहल है, ड्रग्स है, उसे डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि बॉडी से बाहर भेज देता है। तो लास्ट रोल क्या होगा in the liver cell of many animals groups, जैसे कि हो गया हमारे वर्टिब्रेट्स, it plays an important
रोल इन डिटॉक्सिफाइंग। डिटॉक्सिफाइंग का क्या मतलब होता है कि जितना भी हार्मफुल कंटेंट है उसे बाहर फेंक देना, ठीक है। द हार्मफुल कंटेंट्स, जैसे कि हो गया हमारा ड्रग। ओके, सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग गोल्गी एपरेटस और हमारे बाकी बचे हुए सेल ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड। अब आप लोग को क्या करना है, अब आप लोगों को अपनी एनसीईआरटी उठानी है, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। जो नोट्स मैंने यहाँ पे लिखा है आप वो भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा आप लोगों को सारी चीजें पढ़नी है, और जो मैं कल लेक्चर लेके आऊंगी उसका पहले एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेना, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैम एक्चुअली क्या बोल रही है, सारी की सारी बातें सर के ऊपर से न जाए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर एंड इफ यू डू सो प्लीज हिट द लाइक बटन। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक यू।